नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप सभी का स्वागत है डिकोड आईएएस की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम की समरी की रिवीजन स्टार्ट करी थी। हम लोग का वो पहला क्लास था, ये दूसरी क्लास है दोस्तों, और इसमें हम लोग फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस से बात करेंगे। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप करने की कोशिश करें तो हम लोगों ने लास्ट खत्म किया था कि बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस बन रहे थे। बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस बन रहे थे। किसके विरुद्ध बन रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनकी रिएक्शनरी पॉलिसीज़ के खिलाफ, उनकी रेशियल एरोगेंस के खिलाफ। लेकिन ये सब रीजनल लेवल पे थे। अब स्लोली हम लोग इस मुकाम पे आ गए कि हमें एक ऑल इंडिया बॉडी की ज़रूरत पड़ी, जिसमें पूरा भारत जो है एकजुट होकर एक लड़ाई लड़े, और वो होगी हमारी फ्रीडम की लड़ाई, हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई। तो शुरू होती है फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी पहली सेशन होती है 1885 बॉम्बे में, और इसको फॉर्म करते हैं A.O. ह्यूम। ठीक है, और फिर फाउंडेशनल थ्योरीज के अंदर हमारे सामने कुछ अलग अलग थ्योरीज आती हैं विद रिस्पेक्ट टू द फाउंडेशन और द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहली फिलॉसफी आती है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, दूसरी फिलॉसफी आती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। हम इन चीज़ों को पहले एक बार समझते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है इन दोनों चीज़ों को अगर हम समझना है तो कहानी शुरू होती है 1857 के रिवोल्ट से। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था दोस्तों, तो पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा था। दे रियलाइज्ड कि अगर इंडिया में रूल करना है तो इनकी यूनिटी तोड़नी पड़ेगी। दिस इज समथिंग दैट दे रियलाइज्ड। दूसरा चीज़ उन्होंने ये सोचा कि किसी भी हालात में हमें इतना पुश नहीं करना है कि एक और 1857 जैसा रिवोल्ट आए। सो 1857 जैसा रिवोल्ट दोबारा नहीं आनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या सोचा कि हम एक ऐसा प्रेशर कुकर बनाते हैं जिसके अंदर जब भी रेवोल्यूशनरी इंटेंशंस भर जाएंगी तो ये ब्लास्ट होने की बजाय, क्योंकि अगर ब्लास्ट होगा तो फिर से एक 1857 का रिवोल्ट होगा, ब्लास्ट होने की बजाय यहाँ से प्रेशर निकलता रहे। तो जो हम लोग को देखते हैं कि एक सीटी बचती है, तो स्लोली प्रेशर रिलीज होता रहेगा, तो क्या होगा, दोबारा एक 1857 का रिवोल्ट नहीं होगा, और भारतीय लोग जो हैं वो अपना विरोधिता भी दिखा सकेंगे, अपना प्रोटेस्ट भी दिखा सकेंगे। तो इस चीज़ को कहा जाता है इट विल एक्ट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड एक्ट लाइक अ सेफ्टी वॉल्व। ठीक है। दूसरी तरफ कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है अंग्रेजों की। ऑब्वियसली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दूसरा रिवोल्ट आए, दूसरा उस लेवल की ऑल इंडिया मूवमेंट हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही आईएनसी सेफ्टी वॉल्व बनने की जगह पे ये लाइटनिंग कंडक्टर बन गया। ये क्यों बन गया? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जितने सारे लोग थे, दे हैव रियलाइज समथिंग कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ किस तरीके से काम करना है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों को एक टाइम ऐसा आया जब लॉर्ड डफरिन ने कहा कि इसके अंदर जितने मेंबर्स हैं वो सब सेडिशियस हैं, सेडिशियस ब्राह्मण्स। उन्होंने ये भी कहा कि सेडिशियस ब्राह्मण है वो एक फैक्ट्री है जहां पे हर बार टेररिस्ट सॉर्ट ऑफ पैदा होते हैं। अगर मैं आपको ये टेक्स्ट यहां पे दिखाऊं तो आप यहां पे नोटिस करिए, यहां पे लिखा गया है कि कांग्रेस, आज की तारीख, उस समय जो कांग्रेस थी उसमें लॉर्ड डफरिन कहते हैं कांग्रेस को एज अ फैक्ट्री फॉर सेडिशन। जो लोग वहां पे हैं नेशनलिस्ट, उनको उन्होंने कहा सेडिशियस ब्राह्मण्स एंड डिसलॉयल बाबूज। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहां पे आप नोटिस करिए कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं कर पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? इसीलिए देयर वाज अ टाइम जब ऑफिशियल ने एनकरेज किया रिएक्शनरी एलिमेंट्स को, जैसे सर सैयद अहमद खान, राजा शिव प्रसाद सिंह ऑफ बनारस, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन टू काउंटर कांग्रेस प्रोपेगेंडा। यहां पे एक चीज को समझिए, जब उन्हें पता चल गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को हमने जिस उद्देश्य से बनाया था वो उद्देश्य जो है अब नहीं खट रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जिस उद्देश्य से बना था उसका ऑपोजिट कुछ हो रहा है, ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ बात कर रहे हैं। इसीलिए इसके काउंटर में इन्होंने रिएक्शनरी एलिमेंट्स को हवा दिया। इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए हमारे ही लोगों को कांग्रेस के सामने खड़ा कर दिया, जिसके अंदर सर सैयद अहमद खान आ गए, राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस, ये दोनों आ गए, और इनसे बनवाया दिया यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। तो टेक्निकली UIPA ये भी इंडियंस हैं और ये भी इंडियंस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों को आपस में भिड़ा दिया ताकि यहां पे अंग्रेज रूल कर सके किसी भी तरीके से। दे कांट जस्ट अफोर्ड अनदर 1857 का रिवोल्ट, और ये चीज को अवॉइड करने के लिए किसी भी हद तक ये लोग जा सकते थे। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन से थे।
इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उस समय, इसको मॉडरेट फेज कहा जाता है। मॉडरेट मतलब नरमपंथी लोग। तो उस समय 1885 से लेकर के 1905 के बीच में जो मॉडरेट फेज है, इस फेज में दादा भाई नारोजी, बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चारलू, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे इत्यादि बड़े नेता लोग इसके अंदर थे। तो अब बात करते हैं कि अर्ली नेशनलिस्ट्स, यहां पे एक चीज समझिएगा जरा कि 1885 से लेकर के जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, तब से लेकर के जो 1905 तक का जो समय काल है, इसको कहते हैं मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज, नरमपंथी। और इसी दरमियान कुछ ऐसे हादसे होते हैं, इनफैक्ट उनको ऑर्गेनाइज तरीके से करवाया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स, कि बहुत सारे कांग्रेसमैन जो है उनको लगने लगता है कि अब मॉडरेट वाला जो पॉलिसीज है, जो मॉडरेट का मेथोडोलॉजी है, वो काम नहीं कर रहा है, एंड दे स्टार्टेड बिकमिंग द एक्सट्रीमिस्ट। सो 1905 से लेकर के हम लोग की एक्सट्रीमिस्ट्स या एक्सट्रीमिस्ट का जो चरमपंथी है, इनकी पॉलिटिक्स, इनकी मेथोडोलॉजी स्टार्ट होती है। तो पहले देख लेते हैं कि अर्ली नेशनलिस्ट की मेथोडोलॉजी क्या थी, यानी कि मॉडरेट्स की मेथोडोलॉजी क्या थी। पहला, दे बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, मतलब कि लॉ के अंदर रहकर प्रोटेस्ट करना जानते थे। वो सीख रहे थे कि वही एक तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में प्रोटेस्ट करो। वो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना चाहते थे। वो कैंपेन्स करते थे ताकि लोगों की डिमांड, भारतीयों की डिमांड जो है वो इंग्लैंड तक पहुंचे। वो लोग बहुत सारे भारतीयों को पॉलिटिकल एजुकेशन देना चाहते थे, दे भी रहे थे। इन सब को ना हम कह सकते हैं कि बेकार नहीं थे ये दोस्तों, ये सब कंस्ट्रक्टिव वर्क में आते हैं। कंस्ट्रक्टिव वर्क, आज जैसे हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है, जिनको अपनी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है, जिनको बहुत सारी बेसिक चीजों के बारे में नहीं पता है, येट दे कमेंट ऑन एवरीथिंग। तो वो और ज्यादा खतरनाक हो गई है। आज की जो क्वालिटी ऑफ मास है, वो उस समय की क्वालिटी ऑफ मास से कहीं ज्यादा खराब है। तो यही है कंस्ट्रक्टिव काम करने का, कंस्ट्रक्टिव वर्क का नतीजा दोस्तों। पॉलिटिकल कनेक्शंस विद ब्रिटेन उन्होंने बनाया था ताकि इंडिया की इंटरेस्ट को ब्रिटेन में स्टेज किया जा सके। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि अभी ये समय नहीं है सही कि हम चैलेंज करें डायरेक्टली टू द कॉलोनियल रूल। ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग उस समय तैयार नहीं हैं। हम लोग सीख रहे हैं पॉलिटिकल एजुकेशन कैसे करनी होती है, हम सीख रहे हैं कि रिस्पॉन्ड कैसे करना होता है टू द रिएक्शनरी प्रिंसिपल्स। इसीलिए अगर हम देखा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द मॉडरेट नेशनलिस्ट्स। तो कहेंगे जरूर कि उन्होंने पहली बार इकोनॉमिक क्रिटिक के थ्रू से हमें समझा दिया कि ब्रिटिश इंपेरियलिज्म हमारे ऊपर कितनी हानिकारक है। उन्होंने समझा दिया कि इंडिया का और ब्रिटेन का इंटरेस्ट अलग अलग है, ये दोनों मैच नहीं करेंगे कभी भी। यही इंपेरियलिज्म का, कॉलोनियलिज्म का नेचर है। दूसरा, उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की मांग करी। उन्होंने प्रोपेगेंडास भी किए लेजिस्लेचर में। उन्होंने कैंपेन किया कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करी जाएं, और डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स, उन्होंने सिविल राइट्स यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, बेसिक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इन सब के लिए भी अंग्रेजी हुकूमत से डिमांड करते रहे। ऑल द डिमांड्स वर बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम लड़ाई करने आएंगे, डायरेक्टली भिड़ेंगे, तो वी विल नॉट गेट एनी चांस टू स्टैंड अगेंस्ट द माइटी ब्रिटिशर्स। तो वो समय सही नहीं था। तो इसके बाद हमें यह जानना पड़ेगा कि 1885 से 1905 के बीच में ऐसी क्या घटनाएं घटी जिसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म जो है वो हमारे पूरे फ्रीडम मूवमेंट के स्ट्रक्चर में ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसको ग्रोथ मिली। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। अगर आप लोग को ये सब वीडियोस अच्छे लग रहे हैं समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।